students, welcome once again to the channel Chemistry Quest. Here I am with the next topic, which is chemical kinetics. Now before I move with the next topic, let's talk about your previous knowledge of thermodynamics. आप लोगों ने क्लास 11 में thermodynamics पढ़ा है. वहाँ आपने पढ़ा था कि we can predict the spontaneity of any particular reaction. किसी भी particular reaction की आप spontaneity को predict कर सकते हो using delta G, right? Now how this topic is related with the thermodynamics? कि केमिकल किनेटिक्स में हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसका स्पीड क्या होगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन व्हिच इज ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस. तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिक चीज़ क्या थी कि हमको सिर्फ ये पता लगाना था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. अब हमें पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन. फॉर दैट वी नीड केमिकल किनेटिक्स. सो दिस केमिकल किनेटिक्स का मतलब होता है मोशन या स्पीड. So this is a branch of chemistry which deals with the rate of the reaction which is already known to be spontaneous. Alright? तो मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है A gives to B. तो मुझे पता है कि this is spontaneous reaction और ये पक्का से होगा ही होगा. Right? अब how will I solve the speed of this reaction? तो इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए आप लोग कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं and let's say you are covering a distance of 200 kilometers और आप वो डिस्टेंस 4 hours में कवर कर रहे हैं. So what will be your speed? Your speed will be 200 by 4. This will come out to be 50 km per hour. Right? इसका मतलब आपने जो अपनी स्पीड है वो कैसे निकाली? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब अगर ये मेरा रिएक्शन हो रहा है तो इस केस में ये रिएक्शन डिस्टेंस तो कोई नहीं कवर कर रहा है ना. तो इसमें जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या है, वो कंसंट्रेशन है. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है. तो इसका मतलब इस केस के लिए अगर मुझे रिएक्शन का रेट निकालना होगा, so rate of reaction will be what? It will be change in concentration upon time taken. अब आप सबको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट्स मोल पर लीटर होती है, राइट? टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट्स हम सेकेंड्स मानते हैं, तो यहाँ से इसकी यूनिट्स आ जाएगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. नाउ हियर कम्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब मैंने ये लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो ये जो चेंज है ये दोनों के लिए डिफरेंटली वेरी कर रहा है. कैसे? आप सबको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि चेंज इन कंसंट्रेशन विल बी C2 minus C1 अपॉन T2 minus T1, where C2 is final concentration, C1 is initial concentration, T2 is final time and T1 is initial time. तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए कैसे वेरी करेगा. देखिए रिएक्टेंट्स के केस में क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास करेगा रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग. इसका मतलब रिएक्टेंट्स के लिए C2 विल बी लेस देन C1. अगर C2 लेस देन C1 है तो रेट जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा. दिस नेगेटिव वैल्यू ओनली इंडिकेट्स कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग. इस नेगेटिव का इसके सिवा और कोई इफेक्ट नहीं है. ऑलराइट? जबकि यही सेम केस अगर मैं प्रोडक्ट्स के लिए देखूं तो फॉर केस ऑफ प्रोडक्ट्स क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो C2 विल बी ग्रेटर देन C1. तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें रेट क्या आएगा, राइट? इसमें रेट क्या आएगा, पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स का अमाउंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो रिएक्टेंट्स के विद रिस्पेक्ट ये नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट्स के विद रिस्पेक्ट ये हमेशा पॉजिटिव होगा. उसका रीजन सिर्फ ये है कि रिएक्टेंट्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड प्रोडक्ट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग. अब इसी चीज को मैं ग्राफिकली कैसे दिखा सकती हूँ कि अगर सपोज मैं यहाँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लूँ, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है मैंने, राइट, और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिया है. तो रिएक्टेंट्स के लिए दिस विल डिक्रीज, अभी अभी हमने देखा. प्रोडक्ट्स के लिए दिस विल इंक्रीज. सो लेट अस कंसिडर कि अगर ये ग्राफ रिएक्टेंट्स के लिए और ये ग्राफ प्रोडक्ट्स के लिए है तो हम लोग इससे स्पीड या रेट निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे, वो सुनिए. अब यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी केस में जो आप रिएक्शन का रेट निकालते हैं वो दो तरीके का होता है. एक होता है इंस्टेंटेनियस और दूसरा होता है एवरेज रेट. एक होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पीरियड पे नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट. और टाइम पीरियड के लिए जो रेट निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वही सेम एग्जाम्पल पे मैं वापस आती हूँ कि जब आप ड्राइव कर रहे थे तो आपकी जो स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर,
वो तुम्हारी एवरेज स्पीड थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कॉन्स्टेंटली 50 किलोमीटर पे ही मूव करते रहे, ऐसा नहीं है। आपके स्पीडोमीटर पे आपकी स्पीड वेरी करी होगी। अगर आप रेड लाइट्स पे रुके होगे ना, तो उसमें स्पीड 0 आई होगी। अगर मान लीजिए आपको हाईवे खाली मिला, हो सकता है आप उस पर 70-80 पे भी एक्सेलरेट कर रहे हो, राइट। तो इसका ना आपके स्पीडोमीटर पे जो स्पीड है वो चेंज करते रही होगी। तो जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने अपनी स्पीडोमीटर पे देखी होगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, राइट। और एवरेज स्पीड आपने कैसे निकाली कि मैंने 200 किलोमीटर कवर करा 4 घंटे में, राइट। तो वो तुम्हारा एवरेज स्पीड था। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है तो उसके दो तरह से रेट निकलते हैं, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस रेट वो होता है जो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, और एवरेज रेट वो होता है जो आप टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं। अब दोनों को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो अलग है। कैसे? इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं? अगर आप इस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे, मान लीजिए मुझे इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो मैं इसका स्लोप ले लूँगी, टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगी, एंड दैट स्लोप विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस रेट। कैसे? आप सबको पता है स्लोप इज dy by dx, so this will be dc by dt, तो दिस विल गिव मी द रेट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं? इस ग्राफ का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का आप स्लोप ले लीजिएगा, इट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज रेट कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए मैं इसी ग्राफ में ये मानूं कि ये मेरा टाइम पीरियड है, लेट्स से 5, दिस इज 10, दिस इज 15, यहाँ लेट्स से 5, 10, 15 एंड सो ऑन, राइट। तो मान लीजिए मुझे इस पीरियड पे निकालना है, तो क्या होगा, 10 मिनट्स पे जो मेरी स्पीड है, लेट्स से 10 मिनट्स पे जो मेरा कंसंट्रेशन है वो 10 था, 15 मिनट्स पे जो मेरा कंसंट्रेशन है वो 5 हो गया। तो इसका ना अगर मुझे इस टाइम इंटरवल में, ये 5 मिनट्स के इंटरवल में निकालना है कि मेरा रेट कैसे गया, तो मैं क्या लिखूंगी, C2 जो है यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन वो कितनी है, दिस इज C1, ये इनिशियल के लिए था, C2 कितना है 5, C1 कितना है 10, इसी तरीके से T2 कितना है 15, T1 कितना है 10। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि C2 is less than C1, so rate will come out to be negative, और यही हमने पढ़ा था, right? So this is how we can solve the instantaneous as well as average rate. Instantaneous rate कैसे निकलता है? Instantaneous rate will be given by the slope of this graph, right? Whereas average rate will be given by total change in concentration upon this time taken, जो आपने फॉर्मूला लगाया था, alright? So basically अब आपने एक चीज पढ़ी कि this was the basic introduction of chemical kinetics. Why there is a need of chemical kinetics? कि हमको rate of reaction पता करना है, उसके बेसिस पे हम predict कर सकते हैं या classify कर सकते हैं कि reaction जो है वो fast होगा, slow है या moderate है. Secondly, how it is related to the thermodynamics. Thermodynamics में आप spontaneity की बात करते थे, यहाँ आप उसी spontaneous reaction का rate of reaction निकालते हैं. तीसरा जो rate है किसी भी reaction का, उसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, average and instantaneous. एवरेज इज टोटल चेंज इन कंसिडरेशन अपॉन टोटल टाइम, जबकि इंस्टेंटेनियस आप सिर्फ स्लोप से निकाल सकते हैं ग्राफ की. और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ से पढ़ी हुई है कि रिएक्टेंट्स के विद रिस्पेक्ट हमेशा रेट नेगेटिव आता है और प्रोडक्ट्स के विद रिस्पेक्ट हमेशा रेट पॉजिटिव आता है, एंड दिस इज बिकॉज कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. तो इन सब चीज़ों को यूज करके मैं इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिख सकती हूँ. कैसे? अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखना है, लिखूंगी रेट इज इक्वल टू, now how the rate of the reaction changes with respect to A. So this will be change in the concentration of A upon time taken. This will be dA by dt. अब यहाँ पे I will put this minus sign. अब आप गेस कर सकते हो कि ये माइनस क्यों आया. ये माइनस इसलिए आया क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. This is equal to dB by dt. With respect to product, this is dB by dt. This has to be positive. आपकी मर्जी आप पॉजिटिव लिखिए या ना लिखिए. Why it has to be positive? क्योंकि ये with respect to time बढ़ रहा है. Now here comes another important thing. Why I have put here negative sign? Sorry, why I have put here equal to का sign? Equal का मतलब ये है कि जितना rate of reaction या जितना rate of disappearance होगा reactants का, उसी rate पे products appear करेंगे. And this is in accordance with law of conservation of mass, right? तो जितना reactants कम होंगे उतने ही products बनेंगे. So this has to be equal. So this is how we write the rate equation for this particular reaction. Now this was all about the concept. अब हम next वीडियो में इस पे आते हैं कि आपको इसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं in the objective form as well as in the subjective form. So for the numericals of this, let's move to the next video. I hope everything is clear to you.
In case you have any problems, you can write to me at my email or in the comment box. Alright? So I just hope कि आपको ये समझ में आ गया है. अगर आपको ये समझ में आ गया है, so we can move to the next video now, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं. Alright? So let's move to the next topic, next part of the video.